Let's revise Ind AS 108 operating segments, a very simple and easy Ind AS. सबसे पहले हम समझते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होते क्या है. एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ द एंटिटी. एक एंटिटी का ही कंपोनेंट है जो एंगेज करता है इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच इट में अर्न रेवेन्यूज एंड इंकर एक्सपेंसेस. यानी ऐसा कंपोनेंट जिसमें रेवेन्यूज अर्न हो रहे हैं और खर्चे भी हो रहे हैं, एक्सपेंसेस भी इंकर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शंस विद अदर कंपोनेंट्स. यानी कि अगर कोई इंटरनल सेल्स या इंटरनल परचेजेस, इंटरनल रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो रहे हैं कंपनी के बीच का ही इंटरनल जो ट्रांजेक्शंस है उसको भी कंसिडर करेंगे. सेकंड कहता है रिपोर्टिंग सेगमेंट वो होता है हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय द एंटिटीज चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, यानी कि सीओडीएम. यानी ऑपरेटिंग सेगमेंट एक तो वो ऐसा सेगमेंट है, ऐसा कंपोनेंट है जिसमें रेवेन्यू भी हो रहे हैं, एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, फिर उसके रिजल्ट्स को एक सीओडीएम पर्सन है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, वो रिव्यू कर रहा है रेगुलर बेसिस पे टू मेक डिसीजन अबाउट द रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड टू सेगमेंट एंड अदर एसेट परफॉर्मेंस. एंड ऐसा सेगमेंट या ऐसा कंपोनेंट फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, जिसकी अलग से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ऑपरेटिंग सेगमेंट बनने के लिए. फिर से रिवाइज करते हैं. ऑपरेटिंग सेगमेंट एक कंपोनेंट है जिसमें अलग से जिसकी रेवेन्यूज है, अलग से उसके एक्सपेंसेस है, वो बिजनेस एक्टिविटीज या बिजनेस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है. उसके बाद उसके रिजल्ट्स को सीओडीएम रिव्यू कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है, और उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें अलग से डिस्क्रीटली अवेलेबल है. देयरफॉर इससे क्या पता चलता है कि ये कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, क्योंकि इसको एक सीओडीएम पर्सन है जिसको रिव्यू करता है, ये रेवेन्यू अर्न करती है, एक्सपेंसेस इंकर कर रही है, इसकी अलग से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हम मेंटेन रखते हैं. ओके, इस बेसिस पे इलिस्ट्रेशन 1 देखते हैं. ABC Limited manufactures and sells healthcare products and food and grocery products. Three products, namely ABC, are manufactured. Product A अपना healthcare product है, product A अपना health वाला है, and product B and C are classified as food and grocery. जो B and C है वो food and grocery है. Product B and C are similar products. Discrete financial information is available for each manufacturing location and for selling activity of each product. There are two line managers responsible for manufacturing activities of product A, B and C. मैनेजर X है जो प्रोडक्ट A को देखता है क्योंकि वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है. मैनेजर B एंड C दोनों प्रोडक्ट को देखते हैं क्योंकि ये सिमिलर प्रोडक्ट है, फूड एंड ग्रोसरी से रिलेटेड. ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड फूड ग्रोसरी आर रेगुलरली रिव्यूड बाय CODM. इसको CODM रिव्यू भी करते हैं, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर. आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ऑफ ABC लिमिटेड. अब देखो हमने पढ़ी है, तीन कंडीशंस पढ़ी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की. फर्स्ट कंडीशन कहता है कि वो सेगमेंट अपना अर्न करता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज. सेकंड, उसके रिजल्ट CODM रिव्यू करता है. थर्ड, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो प्रोडक्ट A एंड B एंड C तीनों के लिए CODM इसको रिव्यू कर रहा है. तीनों के अलग से हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है क्योंकि अलग अलग इसको मैनेज कर रहे हैं हम, और ये सेल हो रहे, परचेज हो रहे, तो इससे रेवेन्यू भी हो रहा है, इससे बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व है. तो इसमें दो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होंगे, एक तो होगा प्रोडक्ट A और एक होगा प्रोडक्ट B एंड C, फूड एंड ग्रोसरी डिपार्टमेंट, एक होगा हेल्थ केयर. B एंड C को हमने कंबाइन कर दिया बिकॉज दीज आर सिमिलर प्रोडक्ट. इंडिया कहता है अगर सिमिलर प्रोडक्ट है तो हम इसको एक सेगमेंट मान सकते हैं. तो इन दिस सिचुएशन बोथ द हेल्थ केयर एंड फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट meet the criteria for operating segments set out above. Therefore, it is likely that ABC operating segments would be classified as healthcare and food and grocery segment. दोनों ही criteria meet करते हैं. फिर क्या कहते हैं, नॉट एवरी पार्ट ऑफ एंटिटी इज नेसेसरीली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट और अ पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सेगमेंट. ये इन्होंने बस ऐसी एग्जांपल एक समझाया है. फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है और या कोई फंक्शनल डिपार्टमेंट है दैट मे नॉट अर्न रेवेन्यू और मे अर्न रेवेन्यू दैट आर ओनली इंसिडेंटल टू द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी एंड वुड नॉट बी ऑपरेटिंग सेगमेंट. यानी रेवेन्यू अर्न तो कर रहे हैं बट वो एक बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज नहीं कर रहे, देयरफॉर उसको हम ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं मानेंगे. फॉर द पर्पस ऑफ इंड AS 108 अगर कंपनी का कोई पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान है वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं मान सकते. ये इन्होंने बस एक ज्ञान झाड़ा है अपना. क्वेश्चन अपना कंसेप्ट खत्म होता है. ऑपरेटिंग सेगमेंट वो होती है जिसमें एक तो ऐसा सेगमेंट या ऐसा कंपोनेंट बिजनेस का जो एक बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, पैसा कमा रहा है और खर्चे कर रहे हैं, CODM उसको रिव्यू करते हैं और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटे छोटे कंसेप्ट एक बार पढ़ते हैं.
अगर कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हमने कर दिया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है बट वो कंटिन्यू करते हैं बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए, सीओडीएम अभी भी उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स रिव्यू कर रहा है और डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये ऑपरेटिंग सेगमेंट बन सकता है भले ही वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। सीओडीएम जो होता है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, ये एक फंक्शन है ना कि एक अलग से पर्सन या कोई ग्रुप है, मतलब ये एक काम है। काम क्या है इसका? द फंक्शन इज टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। मतलब कोई एक स्पेसिफिक, जैसे कोई मैनेजर होता है या कोई एम्प्लॉय हो गया, कोई टीम लीड हो गया, ऐसे ये कोई पोजीशन नहीं है, ये एक फंक्शन है, काम कर रहा है। अब काम कौन करते हैं? ऑफन इट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, बट ये ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स या डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो सीओडीएम एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है कंपनी में, इट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या है? टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड टू असेस द परफॉर्मेंस। ठीक है, एक चीज और मैंने बतानी है यहाँ पे, अगर एक पेरेंट कंपनी है वो सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रही है, स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स भी बना रही है, अब इसको अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की रिपोर्टिंग करनी है तो इसे सिर्फ कंसोलिडेटेड में करनी होगी, स्टैंड अलोन में नहीं भी करेगा तो चलेगा। इफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स बोथ कंसोलिडेटेड ऑफ अ पेरेंट that is within the scope of 108 as well as the parent separate financial statements, segment information is required only for the consolidated financial statements। सिर्फ CFS के लिए चाहिए, स्टैंड अलोन के लिए हमें नहीं चाहिए। ये MCQ के लिए एक पॉइंट काम आ सकता है। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन 2 पे। ये कहता है CEO along with the board of members do a review of financial information about various business segments and take decision on the basis of discrete financial information available for these segments and are correctly identified as CODM। इनको CODM भी मान लिया हमने। Review of only revenue information is done for decision making about these segments of CODM। ये सिर्फ रेवेन्यू को रिव्यू कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को रिव्यू कर नहीं रहे। तो क्या कहता है? एज पर CODM many segments require minimal cost due to centralization of cost। अब इनका क्या मानना है कि हमने सेंट्रलाइजेशन ऑफ कॉस्ट लगा रखी है, तो इस वजह से बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिनको कॉस्ट खर्चा मिनिमल है उनका, इसलिए हम खर्चे पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ रेवेन्यू पे ध्यान दे रहे हैं। Now analyze whether the review of only the revenue related information is sufficient for these segments to be considered as operating segment for the purpose of 108। तो क्या 108 इसको ऑपरेटिंग सेगमेंट्स मानेगा? अब देखो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की तीन कंडीशंस थी। एक, सीओडीएम इसको वेरीफाई करे, रिव्यू करे जो इसमें कर रहा है, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिजनेस अपना रेवेन्यू एक्सपेंसेस करने चाहिए। इसमें रेवेन्यू को तो ये रिव्यू कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को नहीं कर रहे, बट इन्होंने एक रीजन दिया है कि हम क्यों नहीं कर रहे। देखो वैसे तो सिर्फ रेवेन्यू को करना सफिशिएंट नहीं होता, बट इनकी रीजन वैलिड है इसलिए इसको मानेंगे कि ये सफिशिएंट है। यहाँ पे भी इन्होंने कहा है merely examining the revenue data by CODM without taking into account the corresponding expenses may not provide an adequate insight for determining how to allocate resources, measure the performance of a segment। However, in this case, the logic given by CODM is that since many segments require minimal cost, therefore revenue only data is a fair presentation of operating results। In the above case, review of the information that is based only on revenue data may be appropriate to consider the segment that meets the definition of operating result। हम मान सकते हैं ऐसे, तो कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 3, X Limited is engaged in the manufacture and sale of two distinct types of product A and B। दो प्रोडक्ट है A and B। X Limited supplies the product in domestic market in India as well as Singapore। दोनों प्रोडक्ट डोमेस्टिक और सिंगापुर इंटरनेशनल मार्केट में भी अवेलेबल है। There are two regional managers responsible for manufacturing activities of product A and B worldwide and also two other managers responsible for different geographical areas। तो पूरे प्रोडक्ट के लिए इन्होंने प्रोडक्ट वाइज मैनेजर्स नहीं बांटे, इन्होंने दो मैनेजर्स दे रखे हैं वर्ल्ड वाइड और दो दे रखे हैं जोग्राफिकल एरियाज के हिसाब से, कि एक इंडिया का हो गया, एक सिंगापुर का। For internal reporting purpose, X Limited provides information product wise and as per geographical location of the company। CODM regularly review करते हैं operating result of both the sets of component। Comment how should X Limited identify its operating segment। ये क्या बनेंगे इसके operating segment? कहने का मतलब ऑपरेटिंग सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज बनेगा या जोग्राफिकल वाइज बनेगा, किस हिसाब से बनेंगे वो डिसाइड करना है। तो ये इसमें कहते हैं कि इट शुड मैटर ऑफ जजमेंट है। जजमेंट कैसे निकालनी है? इन दिस सिचुएशन बोथ द जोग्राफिकल सेल एरियाज एंड प्रोडक्ट एरियाज में मीट द क्राइटेरिया फॉर ऑपरेटिंग सेगमेंट। यानी हम जोग्राफिकल भी देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी सेल है और सिंगापुर में कितनी है। दूसरा हम देख सकते हैं प्रोडक्ट वाइज कि प्रोडक्ट ए की कितनी सेल्स है, प्रोडक्ट बी की कितनी सेगमेंट से कितनी सेल्स है, उसको भी देख सकते हैं। तो जोग्राफिकल वाइज भी बन सकते हैं हमारा सेगमेंट और प्रोडक्ट वाइज भी। हाउएवर इन सच सिचुएशन, ये सच सिचुएशन क्या है? ये ओवरलैपिंग होगी कि ओवरलैप कर रही है।
It is more difficult to determine clearly which set of components should be identified as the entity's operating segment. In such situation, the entity should determine which set of component constitutes the operating segment by referring to the core principle. एक core principle की बात करिए. Core principle क्या होता है? It is that the entity should the core principle is that the entity should disclose information to enable users of its financial statements to evaluate the nature of the financial effects of the business activities in which it engages and the economic environment in which it operates. यानी जो भी हम यूजर्स को इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो सबसे पहले मैटर करती है कि यूजर्स को क्या इंटेंडेड जो यूजर्स हैं उनकी क्या इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है. Now, the entity should also assess whether the identified operating segments could realistically represent the level at which CODM is assessing performance and allocating resources. Therefore, ये judgment का part है to determine which component should be disclosed as operating segment. इतना काम का नहीं है, theory question है. आगे चलते हैं. Illustration 4 ये भी कुछ खास important नहीं है. CODM of XY receives and reviews multiple set of information when assessing the business overall performance to take a decision on resource allocation कि किस तरीके से हमें resource allocate करनी है. Now it receives the information as under 3 रिपोर्ट मिलती है level 1 to 3. level 1 में होते हैं 4 regions cover करे हैं. level 2 में इसके हमने 20 सब regions cover करे हैं और level 3 में 50 branches करी है within the सब regions. यानी कि टोटल 4 regions है इसके. इन regions के अंदर टोटल 20 सब regions है. फिर उसके अंदर हर एक region के अंदर 50 branches है. within the sub regions 50 branches है. Now state the factors that and level should be considered for determining operating segment. तो कह रहे हैं कि operating segment के लिए क्या क्या फैक्टर होंगे. प्रोसेस देखेंगे CODM जो यूज करता है टू असेस द परफॉर्मेंस, किस तरीके से वो बजट करता है, अपने रिसोर्स एलोकेट करता है. सेगमेंट मैनेजर्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब देख के हम बताएंगे कि ऑपरेटिंग सेगमेंट किसे कह सकते हैं. ज़्यादा काम का नहीं है, थोड़े से यूजफुल क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम के लायक है. अब हम सीखेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इंडेस 108 में कौन से ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को हमें रिपोर्ट करना है. ठीक है, दो तरीके के हमें ऑपरेटिंग सेगमेंट्स रिपोर्ट करने के लिए इंडेस ये कहता है. एक के लिए उसने क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स, कुछ थ्रेशोल्ड बता रखी है 10% वाली, अगर इसको क्रॉस करेंगे तो हमें रिपोर्ट करने हैं. दूसरा है वो कहता है इफ एन entity should report separately information about an operating segment that has been identified or results from aggregating two or more of those segments. यानी अगर किसी ऐसे segments को हम aggregate कर सकते हैं. कहने का मतलब हम ये क्वेश्चन नंबर 5 से समझते हैं. X Limited has operations, इसके फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके एंड इंडिया में operations है. It wishes to apply aggregation criteria on geographical basis. State how will the aggregation criteria apply for reporting segments in the given scenario. कह रहा है कि मैं जियोग्राफिकल बेसिस में एग्रीगेट करना चाहता हूँ. ऑपरेशन तो मेरे 1 2 3 4 5 जगहों पे है, बट मैं इनको एग्रीगेट करना चाहता हूँ. तो कहते हैं कि अब इसे जियोग्राफिकल बेसिस में अगर एग्रीगेट करें तो फ्रांस, इटली एंड जर्मनी ये एक रीजन बढ़ता है, यूके अलग रीजन है, इंडिया अलग रीजन है, तो इसके 3 सेगमेंट्स बन जाएंगे. Considering the above factor, it may be possible to aggregate the results of France, Italy and Germany falling within the EU region and the results of UK and India may be separately reported. No aggregation यहाँ पे permit है क्योंकि इंडिया अलग है, यूके अलग है, बट ये फ्रांस, जर्मनी एंड इटली एक साथ है. अब इसको क्या करना होगा, X Limited need to assess and prove that each country possess same economic characteristics है, जैसे कि अपनी करेंसी रिस्क हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन हो गई. तो एग्रीगेट हम किस किस बेसिस में कर सकते हैं वो जान लेते हैं. एक तो हम कर सकते हैं नेचर एंड प्रोडक्ट ऑफ सर्विस. जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें एक प्रोडक्ट था ए, वो हेल्थ केयर का था, फिर बी एंड सी थे फूड एंड ग्रोसरी के. तो बी एंड सी को हम कंबाइन कर देंगे, ए को अलग करेंगे, तो हम प्रोडक्ट के बेसिस पे कर सकते हैं. नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, किस तरीके की हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है उस बेसिस पे कर सकते हैं. टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्लासेस कस्टमर के बेस पे हम ऑपरेटिंग सेगमेंट बना सकते हैं. मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट, सप्लाई चेन के बेसिस में बना सकते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कैसा है. If applicable, the nature of regulatory environment, for example banking, insurance और public utilities, इस बेसिस पे कर सकते हैं. यानी अलग अलग डिफरेंट बेसिस की वजह से हम एग्रीगेट कर सकते हैं. ये एक चार्ट बताता है कि हम किस तरीके से 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को एग्रीगेट कर सकते हैं एक सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट में. पहला कहता है अगर कोर प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंट है, एग्रीगेशन इज कंसिस्टेंट विद द कोर प्रिंसिपल्स, यानी जो हमारे इंटेंडेड यूजर्स है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन है. सेगमेंट्स हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, या दे आर सिमिलर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन. ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की वजह से, टाइप ऑफ कस्टमर की वजह से, तब हम कर सकते हैं इसको एग्रीगेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 6. X Limited is engaged in the business of manufacturing and selling paper. Variety of papers like adhesive paper, anti-rust,
antique paper, art paper, etc. are manufactured and sold by X Limited. State whether X Limited should classify these papers into different segments. अब देखो ये है तो सारे पेपर्स, बट ये पेपर की कस्टमर की वाइज ही इसको एडजस्ट कर सकते हैं. अगर हर एक पेपर का कस्टमर अलग है तो कस्टमर वाइज रिपोर्टिंग कर सकता है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर इनका डिफरेंट है उसके हिसाब से ये इसको रिपोर्टिंग कर सकता है. बाकी एक सिंगल सेगमेंट भी बना सकते हैं, क्या है कि ये सारे पेपर है तो एक सिंगल सेगमेंट भी बना सकता है. क्या कहते हैं, two or more operating segments may be aggregated into a single operating segment if the segment have a similar economic characteristics and the segments are similar with respect to various factors like nature, product, production, customer, method of distribution, regulatory environment. In case of X Limited, so far as varieties of paper concerned, if all factors such as nature, product and production process and types of customer method is this are common, there is no need to create a different segment for each type of paper. But अगर ये common नहीं है तो एक need आ जाएगी इसको हमें अलग से सेपरेट दिखाने की, अदरवाइज इसको ये एग्रीगेट करके दिखा सकता है. Illustration number 7. T Limited is engaged in a transport sector running a fleet of buses at different routes. T Limited has identified 3 segments. एक इसका लोकल रूट है, एक इंटरसिटी रूट है, एक कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग है. लोकल विद इन सिटी चला रहा है, इंटरसिटी एक शहर से दूसरे शहर, और एक हायरिंग पे भी दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच सेगमेंट आर गिवन. सेगमेंट 1 क्या है, लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अवार्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्लाई बसेस एट डिफरेंट रूट्स फॉर पैसेंजर्स. These contracts are awarded following a competitive tender process. The ticket prices paid by passengers are controlled by the local authority. T Limited would charge the local authority on a per kilometer basis. तो ये वाला जो लोकल चला रहा है ये सेगमेंट 1 पे जो लोकल रूट है इसका ये सारा काम करती है लोकल अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मेंटेन करती है इसके प्राइसेस और इसके रूट्स. सेगमेंट 2 पे टी लिमिटेड ऑपरेट करता है लग्जरी बसेस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. प्राइसेस टी लिमिटेड ही सेट करता है. और सेगमेंट 3 में टी लिमिटेड लीजेस पे देता है बस अंडर अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट, जैसे कि किसी स्कूल को दे दी. वेल सेगमेंट 1 हैज बीन शोइंग सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी. सेगमेंट 1 में प्रॉफिट अपना कम हो रहा है. सेगमेंट 2 इज परफॉर्मिंग वेल इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर रेवेन्यूज एंड इंप्रूव मार्जिन. सेगमेंट 2 अपना बढ़िया चल रहा है. The management of the company is not sure why is the segment information relevant for users when they should only be concerned about the returns from overall business. They would like to aggregate the segment 1 and segment 2 for reporting as an operating segment. तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, स्टेट वेदर इट इज एप्रोप्रिएट टू एग्रीगेट 1 and 2 विद रेफरेंस टू इंडियाज 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड ऑल्सो डिस्कस इन द अबव कंटेक्स्ट वेदर डिस्क्लोजर ऑफ स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट टू एन इन्वेस्टर्स अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखो कंपनी क्या कह रही है, वो कह रही है कि अलग अलग क्यों देना है हमें, इन्वेस्टर को पूरे बिजनेस का से मतलब होना चाहिए. तो सेगमेंट 1 और 2 को वो एग्रीगेट करना चाहती है. रीजन क्या है, सेगमेंट 2 के प्रॉफिट ज्यादा है, सेगमेंट 1 के प्रॉफिट कम है. तो इससे क्या होगा, ये नेट ऑफ करके दिखा देंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है. बट अलग अलग करके दिखाएंगे तो इन्वेस्टर को पता चल जाएगा कि सेगमेंट 1 एक तरीके से कम बिजनेस है, ये लॉस मेकिंग चल रहा है, प्रॉफिटेबल डिक्लाइन हो रहा है इसका, और सेगमेंट 2 में ये बढ़िया प्रॉफिट छाप रहे हैं. बट इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है जानना कि अलग अलग सेगमेंट में किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं. रीजन बीइंग, जब अगर कोई इन्वेस्टर होगा या कोई इंटेंडेड यूजर है वो इन्वेस्ट करना चाहेगा बिजनेस में, तो उसके पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंपनी के बिजनेस क्या क्या है और किस बिजनेस में वो इनकम अर्न कर रहे हैं, किस बिजनेस में लॉसेस कर रहे हैं, किस बिजनेस में प्रॉफिट कम है, किस में ज़्यादा है, ये सब पता होना चाहिए. उसके बाद हम एग्रीगेट करने के लिए हमने कंडीशंस पढ़ी थी, क्या क्या होनी चाहिए. प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम होना चाहिए. यहाँ पे प्रोडक्ट तो सेम है, चलो बसेस मिल रही है, प्रोसेस भी सेम है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, बट टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर और देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ये सेम नहीं है. पहले वाले में लोकल कस्टमर्स है जो लोकल रूट का फायदा उठा रहे हैं और इसके प्राइसेस गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने सेट करे हैं, मतलब प्राइसेस इसके फिक्स है, एंटिटी को कोई प्राइस का रिस्क नहीं है. बट सेकंड टाइप में लग्जरी बसेस चला रही है. लग्जरी बसेस में कस्टमर डिफरेंट है, जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं. कस्टमर के पास चॉइस है कि इसकी जगह किसी और का ले ले, क्योंकि ये फिक्स प्राइसेस नहीं है, किसी लोकल अथॉरिटी या रेगुलेटरी के प्राइसेस नहीं है, इसके खुद के प्राइसेस है. तो इससे कम प्राइसेस या इससे अच्छी सर्विसेज को भी ये चूज कर सकते हैं. तो इसलिए इसको एग्रीगेट करना नहीं बनता. तो 108 क्या कहते हैं, एग्रीगेट टू requires operating segments to be aggregated to present a reportable segment if the segments have a similar economic characteristics and the segments are similar in each of the following criteria, जैसे कि ये क्राइटेरिया दिया है. अब इधर हमारी प्रोडक्ट और सर्विस तो सिमिलर है बट कस्टमर्स आर नॉट सिमिलर. In segment 1, decision to award the contract is in the hands of local authority, which also sets the prices and pays for the service. सारा local authority के पास है. Company is not exposed to passenger revenue risk since a contract is awarded by competitive tender.
बट जो इंटरसिटी सेगमेंट 2 है, कस्टमर डिटरमाइन वेदर अ बस रूट इज इकोनॉमिकली वायबल, टी लिमिटेड इज एक्सपोज टू पैसेंजर रेवेन्यू रिस्क। अब क्या कहता है ये, ऑपरेटिंग सेगमेंट प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन दैट मेक्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर यूजफुल टू इन्वेस्टर्स इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स कंसिडर द रिटर्न्स दे likely to make on their investment. This requires assessment of the amount, timing and uncertainty. How management derives profit is therefore relevant to information and investor. ये इसमें ये समझाया कि इन्वेस्टर के लिए सारी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। Now inappropriately अगर हम एग्रीगेट करते हैं सेगमेंट 1 एंड 2 को, इट रिड्यूसेस द यूजफुलनेस ऑफ सेगमेंट डिस्क्लोजर टू इन्वेस्टर्स। इंडेस 108 रिक्वायर करता है इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज दैट इज नॉट रेडली अवेलेबल एल्सवेयर इन द एफएस, देयरफॉर इट प्रोवाइड, ये किसी काम का नहीं है। फिर कहते हैं टी इन टी लिमिट के सेगमेंट्स आर, इफ सेगमेंट्स आर एग्रीगेटेड 1 एंड 2 को अगर एग्रीगेट कर दिया, जो सेगमेंट 2 का इंक्रीज प्रॉफिट है विल हाइड द डिक्रीज प्रॉफिट ऑफ सेगमेंट 1। हाउएवर द प्रॉफिट फैक्ट दैट प्रॉफिट्स आर शार्पली डिक्लाइनिंग इन सेगमेंट 1 is of interest to the investors as it may suggest that the future cash flows from this segment are risk पे है और फ्यूचर में इसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। मतलब बेसिक चीजें समझानी है, ये अपना एग्रीगेशन वाला कंसेप्ट लिखना है और ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 का कंसेप्ट खत्म होता है इसमें। अभी हमने देखा था कि रिपोर्टिंग सेगमेंट्स हम एग्रीगेट कब करके दिखाएंगे, अब हम दिखाएंगे क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड वाला एक पार्ट था, वो देखते हैं। कुछ थ्रेशोल्ड बता रखी है इंडिया ने, वेदर रिपोर्टेड रेवेन्यू जो बोथ इंटरनल है एक्सटर्नल है, इंटरनल मतलब जो इंटर सेगमेंट हो रहा है, इंटरनल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। कहने का मतलब जो हमारा रेवेन्यू है इस किसी सेगमेंट का वो 10% या उससे ज्यादा का है तो हमें सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी होगी। वेदर द absolute amount of reported profit or loss is 10% or more in absolute amount greater of all profit or all losses, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस 10% से ज्यादा है किसी सेगमेंट का तो रिपोर्ट करना है। अगर जो एसेट्स है वो 10% और मोर है ऑफ कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स तो हमें रिपोर्ट करना है। इसके अलावा अगर ये थ्रेशोल्ड नहीं भी फुलफिल होते और मैनेजमेंट कहते हैं कि कोई ऐसा सेगमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, इट बिलीव्स दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेगमेंट इज यूजफुल टू यूजर्स, तो इसको ये अपनी वॉलंटरी रिकॉर्ड कर सकती है, वॉलंटरी इसको रिपोर्ट कर सकती है। अब हम थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 की तरफ से स्टार्ट होता है। एक्स लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग बिजनेस कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट में से कौन से अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हमें रिपोर्ट करने हैं वो हमें बताना है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंड AS 8, यानी कि क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड के हिसाब से हमें इसमें कैलकुलेट करना होगा। सेगमेंट दे रखे हैं फार्मा सेगमेंट, FMGC, आयुर्वेदा एंड अदर्स। इनके रेवेन्यू दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड एसेट। हमने पढ़ा था अगर टोटल एसेट 10% और मोर है तो रिपोर्ट करना होगा, टोटल प्रॉफिट या लॉस 10% या मोर है तो रिपोर्ट करना है, रेवेन्यू भी 10% और मोर एक्सटर्नल इंटरनल मिला के है तो हमें रिपोर्ट करना है। तो देखो टोटल हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम फार्मा के लिए देखते हैं। फार्मा का टोटल 90 लाख रुपए का इसका एंटिटी का प्रॉफिट एसेट्स है, इसमें से 55 लाख रुपए के एसेट्स है फार्मा के पास। 55 डिवाइड बाई 90 इज 61%। तो एसिड कितने हैं फार्मा के पास 61%, तो 10% ज्यादा है फार्मा, तो भाई रिपोर्टिंग में आ गया। बट एक बार प्रॉफिट भी देख लेते हैं इसका। 20 लाख का प्रॉफिट है ऑन टोटल 30 लाख, 66.67 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट में भी आ जाएगा ये। मतलब एक भले ही कोई एक भी फुलफिल हो जाए बट हम तो टेस्ट तीनों ही करेंगे। टोटल इसका रेवेन्यू है 97 लाख का, 97 प्लस 97, और ये 1 करोड़ 8 लाख प्लस 45 लाख 1 करोड़ 53 लाख बनता है ये। तो 97 डिवाइड बाय 153, 63.4%। ये तो सेगमेंट फार्मा वुड बी सेपरेटली रिपोर्टेबल सिंस दे मीट ऑल द 3 साइज क्राइटेरिया। दो एनी वन क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड, हमें भले ही एक क्राइटेरिया चाहिए बट इसने तो तीनों ही मेट कर दिए। बट ऐसा होता कि ये दो नहीं मेट कर रहा और तीसरा कर दिया मेट, तब भी ये रिपोर्ट होगा। इसी तरीके से FMGC का निकाल लेंगे। 25 लाख का प्रॉफिट है ओवर 90 लाख, तो FMGC का जो प्रॉफिट है सॉरी एसेट्स वो है 27%, प्रॉफिट है इसके 2.5 लाख ऑन 30 लाख तो 8.3% आया। सेल्स इसकी 4 लाख है ओवर 1 करोड़ 53 लाख, तो 2.61 की इसकी सेल्स आ गई। तो ये टोटल एसेट्स इसके 10% से ज्यादा हो रहे हैं 27.78, इसलिए इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा हमें। तो FMG does not satisfy revenue and profit but it does satisfy asset, so it would be separately reportable। अब आते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का 4 लाख के एसेट्स है ओवर 90 लाख,
तो इसकी किसी भी में 10% से ज़्यादा नहीं आ रहा, देयरफॉर इसको रिपोर्ट हम नहीं करेंगे। क्या कहता है, आयुर्वेदा सेगमेंट डज नॉट मीट एनी थ्रेशोल्ड, इट मे नॉट बी क्लासिफाइड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब अदर्स दे रखे हैं, अब अदर्स में सेल्स और प्रॉफिट तो हो रहा है बट ये एसेट नहीं हो रहे, तो अदर को भी हम अलग से सेगमेंट बना के इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और करेंगे ही, कर क्या सकते हैं, करना है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। इससे हमें थ्रेशोल्ड पता चलेगी, 10-10% की थ्रेशोल्ड है, वो किस तरीके से हमें कैलकुलेट करके बताना है कि हम रिपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे अपने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम समझते हो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड का, ये कहता है कि जो एक्सटर्नल रेवेन्यू हम रिपोर्ट कर रहे हैं इट मस्ट बी 75% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द एंटिटी, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें अदर सेगमेंट्स लेने पड़ेंगे इसको करने के लिए, until at least 75% of the entity's revenue is included in the reporting segment. एक बार पढ़ते हैं पूरा पैरा। If the total external revenue reported by operating segments constitute less than 75% of the entity's revenue, additional operating segments should be identified as reportable segments even if they do not meet the criteria until at least 75% of the entity's revenue is included in the reportable segments. अब इसका इफेक्ट क्या आया, लेट्स सी। जो हमने ये क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमने क्या कहा, फार्मा अपना रिपोर्टेबल है, एफएमजीसी रिपोर्टेबल है और आयुर्वेदा रिपोर्टेबल नहीं है। अदर्स की तो बात करी नहीं, अभी इसे छोड़ दिया। ये तो हमने निकाला था ऑन द बेसिस ऑफ 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। अब 75% क्या कहता है, जो अपना एक्सटर्नल रेवेन्यू है, जो भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेवेन्यू इतना होगी 75% रेवेन्यू रिपोर्ट हो जाए ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है, 1,53,00,000। 108 प्लस 45, 108 प्लस 45, 153 का अपना टोटल रेवेन्यू है। अब एक्सटर्नल में हमने मतलब हमने अभी तक फार्मा और एफएमजीसी को रिपोर्ट करा है, आयुर्वेदा को रिपोर्ट नहीं करा। तो फार्मा का रेवेन्यू कितना है, 97, एफएमजीसी का एक्सटर्नल है ही नहीं, तो टोटल अभी तक अपने कितना करें, 97 डिवाइड बाई 153, 63.4% ही रिपोर्ट करा है, तो ये 75% तो बना ही नहीं। तो इसलिए हमें अदर्स को भी लेना पड़ेगा, अदर्स को या आयुर्वेदा को, जो सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है उसको भी कंसिडर करना होगा। अगर हम इसको कर ले तो 97 प्लस 3 ये बन जाएगा 100, 100 डिवाइड बाई 153, अभी भी ये 75% नहीं आया, 65 आया, तो इसमें हम अदर्स को भी ऐड कर देंगे। बट अगर तब भी 175% नहीं आता, बट स्टिल सारे रिपोर्ट हम कर देंगे, 100% रिपोर्टिंग करते हैं इस केस में। तो मेन ये है कि 75% हमें इसमें कंसिडर करके चलना है जब तक ये मीट नहीं हो जाता। इसके बाद एक पैराग्राफ एक ये भी पढ़ेंगे, there may be a practical limit to the number of reportable segment that an entity separately discloses beyond which segment information may become too detailed। अब कहने का मतलब, हो सकता है एक एंटिटी के ढेर सारे सेगमेंट्स हो, बट एक प्रैक्टिकल लिमिट होनी चाहिए कि कितने सेगमेंट्स करो, क्योंकि उसके बाद तो ये काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बन जाएगी जो कोई पढ़ेगा भी नहीं। Now, although no precise limit has been determined, as the number of segments that are reportable increases above 10, entity should consider whether its practical limit has been reached। अब इंडेस अपना 108 कोई लिमिट नहीं बताता, बट अगर 10 से ज़्यादा रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बन रहे हैं तो कंपनी एक बार एक असेस करेगी वेदर प्रैक्टिकल लिमिट रीच हो गई और इतने काफ़ी है, इतने में हमारा 75% कवर हो रहा है और इसके ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अब इलस्ट्रेशन 9 पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 10 से ऊपर करने नहीं, एक बार असेस कर ले प्रैक्टिकल लिमिट। एंटिटी की ब्रांचेज है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, catering to different customers and selling local made products. Product is of one region is not sold in another region. No region or product contributes more than 5% of the total revenue of the entity. तो हर एक प्रोडक्ट 5% से ज़्यादा नहीं रिपोर्ट करता, 5% ही रिपोर्ट वो करता है रेवेन्यू रिकॉर्ड। हाउ मेनी सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल? अब देखो, टोटल 75% ऑफ रेवेन्यू रिपोर्ट होना चाहिए, ये हमें पता है। अब हर एक एंटिटी, हर एक प्रोडक्ट 5% से ज़्यादा नहीं देता, तो हम मानेंगे 5% ही दे रहा है, 75 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 15। तो टोटल 15 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स रिपोर्ट होनी चाहिए। अब ऐसा मत कहना कि 10 से ज़्यादा कर नहीं सकते, 15 कर सकते हैं, और क्योंकि 75% तो मेंटेन करना ही है, इसके बाद 16, 17, 18 रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, 15 तक कर दो, 75% करो और चलते बनो। ये था अपना कंसेप्ट भी हमने समझा यहाँ पे क्वेश्चन 9 में, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थ्रेशोल्ड काम आएगी ये वाली। इलिस्ट्रेशन 10 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बट ये भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
GH Limited has 4 distinct operating segments. Management of GH is concerned as it is unsure how the common cost be reasonably allocated to different operating segment. अब कोई common cost है जो पूरी कंपनी की लग रही है तो segments में कैसे allocate करनी है? They intend to allocate management charges, interest cost, कितने 4 तरीके की एक management charges है, interest cost है, of funding and cost of management of properties and pension cost. 4 cost है किस तरीके से allocate करनी है. Analyze whether such costs need to conform to the accounting policies as used to prepare FS. ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फटाफट रीड करते हैं. India 608 does not prescribe any specific basis but suggests that a reasonable basis be used in allocation of common cost. Here it may not be reasonable to allocate management charges to the most profitable segment. However, it may be reasonable to charge interest cost of internal funding on the basis of actual usage over time, even if majority of funds are used for running a loss making segment. तो एक्चुअल यूसेज पे कह रहे हैं. अ रीजनेबल मैनर क्या हो सकता है? जो मैनेजमेंट के चार्जेस है these may be allocated based on net assets invested or revenue earned by the segment. It needs to be understood if there is an operating segment which is yet to earn revenue, it would fail to have any cost being allocated. मैनेजमेंट की वही चार्जेस है. इंटरनल इंटरेस्ट कॉस्ट अपना एक्चुअल यूसेज और टाइम पे. कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी. पेंशन कॉस्ट बेस्ड ऑन सैलरी ऑफ ईच सेगमेंट. तो कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन है. अब आगे बढ़ते हैं. Question number 1, test your knowledge. X Limited has identified 4 operating segments for which revenue data is given. Segment A, B, C, D given है. इसके revenue external and internal given है और total revenue. टोटल कंपनी का एंटिटी का है 1 करोड़ का रेवेन्यू है. हमें थ्रेशोल्ड देखनी होती है रेवेन्यू की 10% या उससे ज़्यादा कोई अगर कोई सेगमेंट है तो हमें रिपोर्ट करना है और इसके लिए हम एक्सटर्नल इंटरनल का टोटल लेते हैं. तो 1 करोड़ का 10% कितना होगा? 10 लाख. तो कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका 10 लाख से ऊपर का रेवेन्यू इसको रिपोर्ट करेंगे. इधर 30 लाख है सेगमेंट ए का, ये इसको हम रिपोर्ट करेंगे. बी को 6.5 है, नहीं करेंगे. 9.5 नहीं करेंगे. 54 लाख करेंगे. तो सेगमेंट अभी कौन से बने? ए एंड डी. ठीक है. बट अब दूसरी कंडीशन होती है, हमें चेक करना होता है 75% ऑफ रेवेन्यू कवर हो जाना चाहिए अपना एक्सटर्नल वाला. इतना हमें रिपोर्ट करना है एंटिटी का. और अभी जो हमने करा है सेगमेंट ए और डी, इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू है 30 लाख और 5 लाख. टोटल हमने 35 लाख रिपोर्ट करा है. ओवर एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल कितना है? 50 लाख का. तो 35 डिवाइड बाई 50, 70% अभी तक रिपोर्ट हुआ है. बट हमें करना है 75, तो हमें एडिशनल सेगमेंट भी जाना होगा. अब नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है. सेगमेंट सी एक नया बिजनेस है यूनिट एंड द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट दिस सेगमेंट विल मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एक्सटर्नल रेवेन्यू इन द कमिंग ईयर्स. आने वाले सालों में सेगमेंट सी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा एक्सटर्नल रेवेन्यू में. तो सेगमेंट सी को हम बना सकते हैं अलग से रिपोर्टिंग सेगमेंट. तो अब क्या हो जाएगा? 30 लाख का सेगमेंट ए का, 8.5 लाख हो गया सेगमेंट सी का और डी का हो गया 5 लाख. ये आता है 43.5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, 87% बनेगा. तो अब रिपोर्टिंग सेगमेंट ए डी तो है ही विद रिस्पेक्ट टू 10%, इसके साथ हम सी को भी ऐड कर देंगे. बट अगर सी को ऐड ना करके हम बी को ले तब भी हमारा फुलफिल हो रहा है. 30 प्लस 6.5 प्लस 5 डिवाइड बाय 50, ये बन जाएगा 83%. तो बी को भी ले सकते हैं. आंसर देख लेते हैं इसका. थ्रेशोल्ड अमाउंट कितनी है? 10 लाख. ये कैसे निकाली? 1 करोड़ का 10%. सेगमेंट ए एक्सीड कर देता है 30 लाख रुपए है, हेंस इट इज रिपोर्टेबल. डी भी एक्सीड करता है 54 लाख, हेंस रिपोर्टेबल. बी और सी एक्सीड नहीं कर पाते, 6.5 और 9.5 है, दे नॉट बी क्लासिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट. बट द टोटल, एक सेकेंड, या द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू जनरेटेड बाय दीज टू सेगमेंट्स ए एंड डी सिर्फ 70% है. 35/50 करके of the total entity external revenue. If the total external revenue reported by the entity constitute less than 75%, additional operating segment should be identified and reported. अब हमें बता रखे हैं जो सेगमेंट सी है, न्यू बिजनेस है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है इससे ज़्यादा वो आएगा एक्सटर्नल रेवेन्यू. इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 108, इट डेजिग्नेट दैट दिस स्टार्टअप सेगमेंट शुड बी रिपोर्टेबल. इसके बाद क्या होगा? 87% अपना बन जाएगा टोटल. 8.5 लाख को कंसिडर करके 43 बाई दिस 87% आ गया तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं. तो इस सिचुएशन में ए सी डी को हम रिपोर्ट करेंगे एंड सेगमेंट बी बन जाएगा अपना अदर सेगमेंट. Alternatively, segment B can also considered as a reportable segment as well. It meets the definition of operating segment.
तो बी को भी ले सकते हैं, इस हिसाब से 83% बनेगा। इसके बाद फिर अब एंटिटी ए बी डी रिपोर्टेबल सेगमेंट है और सी को हम बना देंगे अदर सेगमेंट। दिस वॉज अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे एंड में करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 कहते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। An entity uses the weighted average cost formula to assign the cost to inventories and cost of goods sold for financial reporting purpose। यानी जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं हम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हैं। बट जो CODM है अपना चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, वो यूज करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेगमेंट ऑपरेशन। सेगमेंट के जब वो रिजल्ट्स को रिव्यू करता है वो फीफो मेथड यूज करता है, ना कि वेटेड एवरेज। नाउ स्टेट द कॉस्ट फॉर्मूला टू बी यूज्ड फॉर 108 डिस्क्लोजर पर्पस। अब 108 यानी जो ऑपरेटिंग सेगमेंट का हमें डिस्क्लोजर देना है उसके लिए फिर जो CODM यूज कर रहा है वही मेथड हम फीफो के बेसिस पे बनाएंगे, भले ही FR में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं। बट इसका एक हमें रिकंसिलिएशन देना होगा कि किस वजह से डिफरेंस है और एक डिस्क्लोजर देना होगा। लेट्स रीड द आंसर। Entity should use FIFO method for 108 disclosure even though it uses weighted for measuring inventories for inclusion in financial statement. When CODM uses only one measure of segment assets, same measure should be used to report segment. Accordingly, in the given case, the method used in preparing the financial information for the CODM should be used for reporting 108. However, a reconciliation between the segment result and results as per FR financial statement need to be given by the entity in its segment report. इसका एक रीको बना के देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स सी, ABC लिमिटेड हैज 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स A से लेके E तक। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 एज फॉलोज। हर एक सेगमेंट दे रखे हैं ABCDE और इसके किसी में प्रॉफिट है, किसी में लॉसेस है। Based on the quantitative threshold, state which of the above segments A to E would be considered as reportable segment for the year ended 31 मार्च 2001। अब ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एक क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड कितने थे, 3 तरीके के क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड थे। एक कहता है 10% ऑफ रेवेन्यू इंटरनल एक्सटर्नल, एक कहता है 10% ऑफ एसेट्स ऑफ द ऑपरेटिंग और सेकंड वाला कहता है 10% ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। अब इसके लिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको पढ़वाना चाहूंगा, उसके बाद फिर आगे हम करते हैं। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड जो प्रॉफिट एंड लॉस से है उसमें जो 10% निकालना है, किसका निकालना है, प्रॉफिट का निकालना है या लॉस का निकालना है। Whether the absolute amount of reported profit or loss is 10% or more in absolute amount of the greater of the combined reported profit of all operating segments that did not report a loss and the combined losses of all operating segments that reported a loss। कहने का मतलब 4-5 सेगमेंट्स दे रखे हैं, किसी में प्रॉफिट है किसी का लॉस है। जिनका प्रॉफिट है उनका सम ले लो, जिनमें लॉसेज है उसका सम ले लो। जो भी ग्रेटर है उसका 10% हमें चेक करना है, भले ही वो लॉस हो भले ही प्रॉफिट हो, उसका 10% होगा तभी हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको हमें अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं इसमें। अब इस क्वेश्चन में सेगमेंट A, B एंड E इन तीनों में प्रॉफिट है, कितना है, A में है 780 का, फिर 1500 का है B में और E में है 6000 का। तो टोटल प्रॉफिट है कंपनी का 8280 का। ये सेगमेंट A, B एंड E का है। C और D में लॉस है, कितना है, 2300 प्लस 4500 का, टोटल 6800 का लॉस है। तभी जाके नेट आया होगा 8280 का प्रॉफिट माइनस में 6800, तो नेट आता है 1480। ये अपना लॉस है। अब इंडेक्स 108 कहता है कि जो हमें 10% ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, ऐसा नहीं करना कि इसका प्रॉफिट का 10% चेक करो लॉस का 10% चेक करो। इन दोनों अमाउंट में से जो ग्रेटर है उसका 10% चेक करना है। कौन ग्रेटर है, 8280। 8280 इसका 10% चेक करना है, यानी 8280 का 10% कितना आ जाता है, 828। अब किसी का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर वो 828 से ज़्यादा है तो हमें रिपोर्ट करना है। अब 780 है तो ए को रिपोर्ट नहीं करेंगे। इधर 1500 है, ज़्यादा है 828 से, 2300 ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा है, तो रिमेनिंग BCDE हम रिपोर्ट करेंगे। इसका फॉर्मेट और इसका सोल्यूशन हम ICA का ही रखेंगे। सबसे पहले थ्योरी है, ये ना भी लिखो चलेगा। विद रिगार्ड टू द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड टू डिटरमाइन द रिपोर्टेबल सेगमेंट रेलेवेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंस्टेंट केस, द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द रिपोर्टेड P&L इज 10% or more
of the greater in absolute amount of either the combined profit or of all operating segment that did not report a loss and the combined reported loss of segment that reported a loss. तो इसका कंप्लाई अगर हम करेंगे, द सेगमेंट प्रॉफिट लॉस रिस्पेक्टिव सेगमेंट विल बी कंपेयर्ड विद द ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग. जिन सेगमेंट में प्रॉफिट है यानी ए बी एंड ई, टोटल प्रॉफिट है 8280 का जो हमने यहाँ पे निकाला है ए बी और ई का, और जितना लॉस है सी एंड डी का वो है 6800 का, ये भी हमने निकाल लिया. तो इसका ग्रेटर क्या है 8280. तो बेस्ड ऑन द अबव रिपोर्टेबल सेगमेंट विल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज. सेगमेंट अब हमारे आगे ए बी सी डी ई, प्रॉफिट आ गया जितना प्रॉफिट लॉस है यहाँ पे. एक एब्सोल्यूट परसेंटेज निकाली ऑन 8280. कैसे निकाली, 780 का अपना प्रॉफिट है डिवाइड बाई 8280 परसेंटेज कर देंगे 9.42 आ रहा है, एब्सोल्यूट में ले रहे हैं इसलिए 9% लिखा है. फिर 1500 डिवाइड बाई 8280 ये आ गया 18%, इसको रिपोर्ट करेंगे. फिर 2300 डिवाइड बाई 8280 ये आ गया 27.77%, 28% आ गया. 4500 डिवाइड बाई 8280 54%. 6000 डिवाइड बाई 8280 ये आ गया 72%. तो इस हिसाब से रिपोर्ट करेंगे. बी सी डी ई को रिपोर्ट करेंगे, ए को रिपोर्ट नहीं करेंगे. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये. इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड एन इंपॉर्टेंट वन. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. X Limited operates in a coating industry. Its business segment comprises of coating, जिसमें डेकोरेटिव, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज आ गई. मतलब एक सेगमेंट है कोटिंग का और एक सेगमेंट है अदर्स का जिसमें आता है कोई केमिकल पॉलीमर रिलेटेड एक्टिविटीज. यानी दो सेगमेंट है इसके, एक कोटिंग के एक अदर्स के, इसमें प्रोसेस के हिसाब से बांटे हैं. Now certain information for financial year 2001-2 is given below. हमें क्या दे रखा है, सेगमेंट्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू दे रखा है इंक्लूडिंग जीएसटी, और जीएसटी अमाउंट दे रखी है. अदर ऑपरेटिंग इनकम, रिजल्ट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमें दे रखी है. इसके बाद कुछ दे रखी है एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 से लेके 8 तक. Now based on the above information, comment how X Limited would disclose information about reportable segment revenue, profit or loss, assets and liabilities for the financial year 2001 and 2. देखो यहाँ पे डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, हमें एक पूरा फॉर्मेट बनाना होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को रिपोर्ट करते हैं. ओके, अब क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी होती है. फर्स्ट नंबर पे हम करते हैं रेवेन्यू रिपोर्ट, क्या हमारे सेल परचेज से क्या अपना रेवेन्यू आया. फिर सेकंड पे हम करते हैं अपने रिजल्ट्स, रिजल्ट्स एज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस क्या रिजल्ट आया. थर्ड हम दिखाते हैं एसेट्स एंड फोर्थ पे दिखाते हैं लायबिलिटीज. ठीक है, ये अपना फॉर्मेट होता है रेवेन्यू, रिजल्ट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. और क्वेश्चन ने भी यही मांगे हम कैसे रिपोर्ट करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट में रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अब हम इसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं. रिपोर्टिंग के लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे. उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाल देंगे अपना एक कोटिंग का सेगमेंट, उसके बाद अदर्स का सेगमेंट, जो भी अमाउंट्स होगी थर्ड कॉलम बन जाएगा अपना टोटल का. सबसे पहले हम सारे रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें डाल देंगे, सेकंड में हम डालेंगे रिजल्ट से रिलेटेड, थर्ड एसेट एंड फोर्थ लायबिलिटीज. ये हमारा फॉर्मेट रहेगा. डायरेक्ट हम इसको आंसर से देखते हैं फॉर्मेट समझते हुए. ये देखो, सबसे पहले आ गया अपना एक्सटर्नल रेवेन्यू 2,70,000. 2,70,000 का रेवेन्यू हमें दे रखा है. इसमें जीएसटी इंक्लूड है तो इसमें से 5,000 का जीएसटी हमें माइनस करना होगा. माइनस जीएसटी करा तो टोटल रेवेन्यू जो नेट में आ गया 2 लाख माइनस 5 1,95,000, यहाँ पे 67, और ये इस कुछ नहीं है, इन दोनों का सम है. ओके, ये टोटल कॉलम चल रहा है. फिर दे रखिए अदर इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम 40,000 15,000, ये भी अपना रेवेन्यू का पार्ट है. तो अदर ऑपरेटिंग इनकम में हमने डाल दी 40,000 एंड 15,000. बेसिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं. प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, रेवेन्यू, फिर उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं. रेवेन्यू और प्लस अदर इनकम हो गई, एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस आता है, यानी कि जो रिजल्ट आता है. तो यहाँ पे हमने वही करा है. फिर अदर ऑपरेटिंग इनकम 40 है, 15,000 यहाँ पे ऐड करी और हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया 235 82 और टोटल रेवेन्यू आ गया यहाँ पे 3,17,000 का.
ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स पे आए, सेगमेंट रिजल्ट दे रखे हैं हमें 10,000 एंड 4,000 कोटिंग एंड अदर्स के रेस्पेक्टिवली। तो 10,000 4,000 हमने 14,000 यहाँ पे डाल दिया। फिर चलते हैं एसेट पे 50 एंड 30,000। बाकी की चीजें हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से उठाएंगे, बट थर्ड पॉइंट में अदर इंफॉर्मेशन एसेट्स 50 एंड 30 टोटल 80,000 का। लाइबिलिटीज 30 एंड 10,000 की, 30,000 और 10,000 की, तो लाइबिलिटीज डाल दी। सेगमेंट की लाइबिलिटीज 30,000 एंड 10,000। ये सेगमेंट की एसेट, सेगमेंट की लाइबिलिटीज हमने डाल दी जो जो एलोकेट कर रखा है इन्होंने। अब चलते हैं अदर इंफॉर्मेशन पे। अनएलोकेटेड इनकम दे रखी है नेट ऑफ एक्सपेंसेस कितनी, 30 करोड़ की, बट इन फिगर्स लैक्स में ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3,000 लाख। क्या है ये? अनएलोकेटेड इनकम है नेट ऑफ एक्सपेंसेस। तो इसको क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। जो रिजल्ट है इसमें इन्होंने ऐड करा अनएलोकेटेड, क्योंकि ये किसी को हमने एलोकेट नहीं करी, इनकम नेट ऑफ एलोकेटेड एक्सपेंसेस। तो 3,000 हम इसमें ऐड कर देंगे रिजल्ट्स में अपने। इससे हमें क्या मिला? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस दे रखे हैं हमें, लाख हटा दो तो 2,000 लाख का इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस एक्सपेंस दे रखे हैं। एक्सपेंस माइनस होगा, 2,000 को हम इसमें से माइनस करेंगे। जो भी प्रॉफिट आया उसमें से इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 2,000 हमने माइनस कर दिए। डन। तो हमारे पास 14 प्लस 3 17 था, उसमें से 2 चला गया, 15,000 का हमें बचा है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो नील कर दिए। इसके बाद हमें दिया है इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है, 2,000 का। इसमें से 1950 तो है करंट टैक्स और डेफर्ड है अपना 50 का। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों माइनस करके अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन निकाल दिया। सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। एक डाउट उठ सकता है कि ये जो इनकम है इसको हमने रेवेन्यू या अदर इनकम में क्यों नहीं डाला। तो ये इनका फॉर्मेट है, इसी को फॉलो करना है, ये याद रखो बस कि रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया। बाकी डालने को डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिर जाके हमारे पास प्रॉफिट आता है। बट यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंसेस टोटल दे नहीं रखे, इसलिए एक्सपेंसेस हम माइनस कर नहीं सकते। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। और क्या दे रखे हैं, कुछ अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट्स है कितनी, 1 लाख लाख की, 10,000 लाख की, एंड अदर एसेट्स है अपने पास, ये भी 10,000 के। तो ये इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट्स एसेट में ऐड हो जाएगी। तो जो हमारे पास एसेट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट डाल देंगे 10,000 की, और अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इसको हम एलोकेट नहीं कर पा रहे कि कौन से सेगमेंट की है, इसको भी यहाँ पे डाल देंगे। हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए। डन। अभी तक कोई क्वेश्चन? चलो, इसके बाद अनएलोकेटेड लाइबिलिटीज दे रखी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, इनकी अमाउंट दे रखी है कितनी, ये है 20,000, ये है 10,000 और ये है 30,000। तो ये जाएगा अपना लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर फंड में। तो हमारे पास एक लाइबिलिटी का कॉलम है फोर्थ वाला, थर्ड में एसेट्स है, ये फोर्थ है अपना लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर फंड। सेगमेंट लाइबिलिटीज हम पहले से डाल चुके थे ऊपर अपने टेबल से, जो हमने ये 30 और 10 डाली थी। इसके बाद अनएलोकेटेड लाइबिलिटीज जाएगी अपनी, यहाँ पे डाल दी 20,000। देन शेयर कैपिटल 30 एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 30 एंड शेयर कैपिटल 10,000। तो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस 30 और ये 10,000 डाल के टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर फंड आ गया 1 लाख का। ठीक है, तो अभी तक हमारे ये 5 तक सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। इसके बाद दे रखे हैं डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर कोटिंग एंड अदर्स, अलग से दे रखी है डेप्रिसिएशन अमाउंट, कितनी दे रखी है, 1,000 और 300 की। अब इसको वैसे तो पीएनएल में जाती है डेप्रिसिएशन, नॉर्मली जाती है पीएनएल में, बट इन्होंने पीएनएल में नहीं दिखाई। एक इन्होंने अदर्स करके कॉलम बनाया है,
और यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाई है 1000 और 300 1300 की। हमने भी ऐसे ही करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी अदर्स में आ जाएगा, कितना 5000 और 2000 का, तो 5000 और 2000 आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ये डेटा भी डाल दिया, दिस इज अदर्स में। डन, ये हमारी होगी सेगमेंट रिपोर्टिंग खत्म। क्या करा हमने, सबसे पहले डाले अपने रेवेन्यू, रेवेन्यू में सारे अपना टोटल रेवेन्यू लिया, एक्सटर्नल माइनस जीएसटी, फिर अदर ऑपरेटिंग इनकम करके टोटल रेवेन्यू निकाल दिया। फिर रिजल्ट्स में सेगमेंट रिजल्ट्स हमें दे रखे थे, अनएलोकेटेड इनकम इसमें ऐड करी, इसमें से इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस हटाए, फिर इसमें से टैक्स हटाया, एक्सेप्शनल आइटम्स कुछ थी नहीं, हमारे पास प्रॉफिट आ गया। एसेट्स में सेगमेंट एसेट लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट एंड अनएलोकेटेड एसेट्स ऐड कर दिए। लाइबिलिटीज में सेगमेंट वाली लाइबिलिटीज ली, अनएलोकेटेड लाइबिलिटीज और शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें ऐड कर दिया। अदर्स में एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन लगाई। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में दो डाउट उठे होंगे कि सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे क्यों लगाई, फॉर्मेट कहता है इसलिए डाल दी, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करने का। इसके बाद ये जो इनकम है अनएलोकेटेड इनकम, इसको हमने रेवेन्यू में क्यों नहीं शो करा, यहाँ पे शो करा है, यहीं पे करो। डन। लास्ट पॉइंट कहता है रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज 6,20,000, नहीं 62,000, एंड सेगमेंट एसेट आउटसाइड इंडिया इज 10,000। मतलब जो रेवेन्यू है इंडिया के बाहर से आ रहा है 62,000 का। तो एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे बनाई कि इंडिया से कितना है, आउटसाइड इंडिया कितना है और टोटल। तो रेवेन्यू इंडिया के बाहर का हमें बता रखा है 62,000 और एसेट हमें बता रखे हैं 10,000 के। ठीक है, तो अब रेवेन्यू और कितना है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू हमने निकाला था 3,17,000 का टोटल रेवेन्यू है। अब इसमें से 62,000 आउटसाइड इंडिया है, तो ये बैलेंसिंग फिगर अपना इंडिया का है। सेगमेंट एसेट्स भी हमने निकाल लिए थे 1 लाख के, नहीं ये तो लाइबिलिटीज है, एसेट्स एसेट्स भी हमने निकाल लिए थे 1 लाख के। तो इसमें से हमने आउटसाइड इंडिया वाले माइनस कर दिए, तो हमारे पास इंडिया वाले आ गए। डन। अब इन्होंने क्या करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिखा दिया, इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना हुआ है। अब दिखाने को हम डेप्रिसिएशन भी दिखा सकते हैं कि अलग से नहीं बताया तो सारी डेप्रिसिएशन इंडिया की है, ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि सारी लाइबिलिटीज इंडिया की है, क्योंकि लाइबिलिटीज के बारे में हमें कुछ बताया नहीं, सारा प्रॉफिट इंडिया का है, कुछ और दिया नहीं। तो ये अपनी मर्जी इन्होंने यहाँ पे 3 चीजें दिखा दी, दो तो क्वेश्चन ने दे रखी इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी मर्जी से जोड़ दिया। क्वेश्चन खत्म। नोट्स में क्या लिखा है, द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन लाइन विद इंडियाज 108 taking into account the nature of product, organization structure, economic environment and internal reporting system। किसी काम का नहीं है, बस इन्होंने ये कहा है कि 108 हमने लिए और सारे चीजें अकाउंट फॉर कर ली। सेगमेंट रेवेन्यू, रिजल्ट, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। सेगमेंट का रेवेन्यू अपना फर्स्ट, रिजल्ट सेकंड, एसेट थर्ड, लाइबिलिटी फोर्थ, इंक्लूड रिस्पेक्टिव अमाउंट्स आइडेंटिफाइबल टू ईच ऑफ द सेगमेंट। अनएलोकेबल एसेट्स इंक्लूड अनएलोकेबल नॉन करंट एंड करंट एसेट्स, अनएलोकेबल इंक्लूड करंट एंड डेफर्ड। इन्होंने बस इतना कहा है कि क्या क्या इसमें हमने दिखाया है। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर प्रीवियस ईयर हमने नहीं ली क्योंकि दी नहीं हुई थी, बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेनी पड़ेगी। और शुरू में क्या इन्होंने लिखा है, ये भी कुछ काम का नहीं है, क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सेगमेंट, द कंपनीज ऑपरेटिंग सेगमेंट कंप्राइजेस ऑफ कोटिंग एंड अदर्स, जिसमें ये सारी चीजें हैं जो हमें बता रखी थी शुरू में, क्वेश्चन में दे रखी है। सेगमेंट रेवेन्यू, रिजल्ट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दे दी, जो हमने टेबल बना के कर दिया। मेन इसका सॉल्यूशन ये टेबल का ये फॉर्मेट है जो याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में और फिर से आने के चांसेस हो सकते हैं इस चैप्टर में से। पहला हम रेवेन्यू लेंगे, दूसरा रिजल्ट्स, फिर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जो जो सेगमेंट से रिलेटेड हमें दे रखे वो हमने डाल दिया, फिर उसमें से हमने अनएलोकेबल और ऐड कर दिए, और कुछ नहीं करा। एक चीज ध्यान रखनी है बस, जो अपनी डेप्रिसिएशन है उसको हमने अदर्स करके दिखाया अलग से, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अदर्स में दिखाया। दूसरी चीज, जो अपनी इनकम है यहाँ पे अनएलोकेटेड इनकम, इसको हमने प्रॉफिट का पार्ट बनाया ना कि रेवेन्यू का पार्ट, क्योंकि ये कोई कह सकता है कि अदर ऑपरेटिंग इनकम में भी आ सकती है, तो हमने इसे रिजल्ट्स का दिखाया है। बाकी अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, इसका आंसर आईसीए के साथ। विद दिस हमारा ये चैप्टर इंडेस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हमारा खत्म होता है।